उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी के सबसे बड़े बागी के तौर पर जिसको देखा गया, जो पूरे चुनाव का समीकरण बदलने के लिए निकला था, वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और इत्तेफाक से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो बीजेपी से बागी होकर निकले थे, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद लखनऊ पहुंच चुके हैं। स्वामी जी, मैं समझता हूं कि आपके लिए मुश्किल घड़ी होगी, लेकिन कैसे इस चुनाव परिणाम को देखते हैं? क्या सोच कर गए थे और ये क्या हो गया? देखिए, पहली बात तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भी जनादेश आया है जी। मैं उसका स्वागत करता हूँ। रही बात जीत और हार का, ये लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। कभी जीतने वाला हारता है, कभी हारने वाला जीतता भी है। इसलिए जिस साफगोई के साथ हम जीत का स्वागत करते हैं, उसी साफगोई के साथ हम हार को भी स्वीकार करते हैं। रही बात, मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत हौसला नहीं हारा हूं। जिन मुद्दों पर मैंने भाजपा को बाय बाय टाटा किया था, वो मुद्दे आज भी जीवंत हैं। मेरी मुख्य नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डाली। अभ्यर्थी उपयुक्त, योग्य और पर्याप्त रहने के बावजूद भी उन्होंने आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती खुला किया। लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दे चले क्यों नहीं? मैं आप वही क्या आ रहा हूं। समझा नहीं पाए? मैं वहीं पे आ रहा हूं। जमीन तक नहीं पहुंच पाए? क्या इश्यूज क्या रहे? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। जी। इसलिए वो मुद्दे आज भी जिंदा है और उन्हीं मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा फिर से। स्वाभाविक रूप से मेरे बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद ठीक चुनाव में मुझे जाना पड़ा। हम जितने सघनता के साथ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी, पहुंचाने में असफल रहे हैं। जहां लोगों ने समझा, साथ खड़े हुए। जहां लोग नहीं समझे, वो भाजपा से चिपके रहे। अब हम अपने उन्हीं बातों को लेकर के फिर से जनता के बीच में जाएंगे। जहां बात नहीं पहुंचा पाए हैं, वहां भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लोग तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और समाज के अंतिम पायदान के लोगों के सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं। उस लड़ाई को आगे भी मैं जारी रखूंगा। ठीक है, आप आगे लड़ाई, ये बिल्कुल सच है कि पिछले कई दशक से मैं आपको देख रहा हूं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं। कैलकुलेशन कहां फेल हो गया आपको? आप को उत्तर प्रदेश का राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। किस समय पर कौन सा दाव चलना है, इसके लिए आप माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन इस बार कैसे आप फेल हो गए? ना सिर्फ आप अपनी सीट को लेकर, सीट बदलना गड़बड़ हो गया, पार्टी बदलना गड़बड़ हो गया, विचार बदलना गड़बड़ हो गया, कहां आप फेल हो गए? देखिए, अब ये विचार मंथन का विषय है। रही बात जो मैंने राजनीतिक फैसला लिया, मैं आज भी उस पर अडिग हूं। समाजवादी पार्टी, आपका कैलकुलेशन फेल हो गया। समाजवादी पार्टी में गया, वो भी सही है। और साथ ही साथ जीत और हार में अंतर कैसे हुआ, ये विचारणीय विषय है। रही बात, मैं मौसम वैज्ञानिक शब्द पर पहले भी कड़ा एतराज जताया था, आज भी कर रहा हूं। मैं मौसम बनाता भी हूं, बिगाड़ता भी हूं। लेकिन इस बार आपका मौसम बिगड़ गया। मौसम बनाने में मैं कामयाब नहीं हुआ, आप यूं कह सकते हैं। और साथ ही साथ वैचारिक मुद्दों को लेकर के मैं आगे कदम बढ़ाया था।
आज भी मैं उन मुद्दों पर कायम हूं। अच्छा, आप जो चुनाव हारे हैं, कोई 500 वोट, 700 वोट, 1000 वोट से नहीं, एक बड़े मार्जिन से हारे हैं। आप जैसा कद्दावर नेता, अपने समाज के, आप प्रदेश में बड़े चेहरे हैं, आप जैसे नेता का चुनाव हारना क्या संदेश देता, वो भी इतने बड़े मार्जिन से? आपको लगता है कि सीट बदलना गड़बड़ी हो गई, पार्टी बदलना? कहां आप फेल हुए हैं, ये बताइए। सीट बदला, आप जो पडरौना छोड़ के फाजिल नगर गए, वो गड़बड़ फैसला था, गलत फैसला था। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए, वो गलत फैसला था। नेतृत्व आपने जो चुना, अखिलेश योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अखिलेश यादव को चुनना, वो गलत फैसला था। कैलकुलेशन, आप जैसा आदमी को कैलकुलेशन करने के लिए वक्त नहीं कुल चाहिए। मिलाकर के हाँ, समाजवादी पार्टी ठीक थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ठीक हैं। योगी जी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, वो डिक्टेटर उनको मानता हूँ। अगर डिक्टेटर नहीं होते, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती नहीं डालते, वो जाति के आधार पर गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, वो जाति के आधार पर उनकी कोई जात का है तो उसको उनकी पुलिस सल्यूट करती है, अगर वही उनकी गैर के इतर जात का है तो उसका सीधे इनकाउंटर होता है। तो इस प्रकार से भेदभाव करना न मुख्यमंत्री को शोभा देता है, न प्रधानमंत्री को शोभा देता है। जब आज नारा उनका सबका साथ है तो 80-20 का नारा भी बेईमानी है। इसलिए जो अपने विचारों पर न चलता हो, जो अपने दिए गए स्लोगन का उल्लंघन करता हो, जिनके नक्शे में दलित और पिछड़ा का हित गायब हो, जो संवैधानिक व्यवस्था को सरासर निगल रहा हो, और जो दलितों पिछड़ों की डकैती डाल रहा हो, मेरा सवाल कभी भी, मौर्य जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्टता के साथ बात करते हैं। क्या पडरौना छोड़कर फाजिल नगर जाना गलती थी? नहीं कैलकुलेट कर पाए? देखिए, ये आपको मैंने पहले भी कहा, हार और जीत क्यों, कैसे, कहां गड़बड़ी हुई, ये विचार मंथन का उसमें हम बिना इस पर सोचे विचारे कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, आपका एक कमेंट मुझे चुनाव में याद आ रहा है कि वो सांप है तो मैं नेवला हूं, कहा था आपने, याद है आपको? हाँ, लेकिन इस बार नेवले पर सांप भारी पड़ गया। अब कहीं ना कहीं ये तो साबित हो गया कि परिणाम लोग जीत से लेते हैं, और मैं चुनाव हार गया हूं। इसलिए आप इस बात को चस्पा कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम अपने जिन विचारों को लेकर के चल रहे थे, आज वो विचार जिंदा हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मौर्य जी, विचारक नहीं, मैं उस स्लोगन की बात कर रहा हूं। आपने राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करते हुए जो कहा था कि वो सांप है तो मैं नेवला हूं, और नेवला ही सांप को पटकनी देता है, लेकिन इस बार सांप भारी पड़ गया इस नेवले पर। नहीं, इतना मैं कह रहा हूं ना कि मैं चुनाव हारा हूं, इसलिए आप इसको चस्पा कर सकते हैं। अच्छा, अंतिम 2 सवाल आपसे पूछूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपसे। लोग ऐसा कह रहे हैं, लखनऊ में कल से ये चर्चा है कि मौर्य जी ने तो अपना कैरियर खराब किया ही किया, उन बेचारे 10-12 विधायकों को और मंत्रियों को भी खराब कर दिया, और अपनी बेटी को भी ले डूबे। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं। राजनीति में कोई किसी का खुदा नहीं होता है, सब संघर्ष के बलबूते पर आते हैं। भाजपा में मैं कल गया था, हमारी भाजपा माई बाप नहीं। मैं लोक दल से राजनीति की शुरुआत की थी, जनता दल होते हुए बहुजन समाज पार्टी का सफर तय किया था। लंबी राजनीति हमारी लोक दल और बहुजन समाज पार्टी में गई है, इसलिए ये इत्तेफाक है कि मैं भाजपा में गया था। इसलिए भाजपा के लोगों को बहुत घमंड नहीं होना चाहिए। भाजपा के लोग भी 14 साल तक वनवास झेले हैं, आज वो सत्ता में हैं तो बहुत इतराना भी नहीं चाहिए। राजनीति में हार और जीत दोनों लगे रहते हैं, इसलिए हम जीत से जो खुशी होता है तो हार को भी हम उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं, हम उसको अन्यथा नहीं लेते। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व को कैसे देखते हैं? उनका ज्यादा बोलना, बड़बोलापन नुकसान कर गया जनता में, वो संदेश बीजेपी के खिलाफ गलत गया, जो हिंदू सेंटिमेंट्स थे उसको हर्ट किया। आपको लगता है मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान जिसमें कह रहे थे कि अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, पहले 6 महीना हिसाब होगा, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाए हैं? देखिए, हर नेता का अपना अपना चुनावी रणनीति होता है, किसी और को उस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भाई ओम प्रकाश राजभर जी से आपको कोई प्रश्न करना है तो सीधे आप उनसे कर सकते हैं।
हमारे इश्यूज क्या थे उस पर मैंने बात किया। हम आज भी उन इश्यूज के साथ खड़े हैं, ये मैंने आपसे बात किया। हम आगे इस बात को जन जन तक ले जाएंगे, ये भी मैंने आपसे बात किया। इसलिए अन्य किसी के विषय में अगर कोई बात करनी है तो आपको उससे संपर्क करना होगा। अच्छा, अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आपको भरोसा है? क्या नेतृत्व गड़बड़ था, चेहरा गड़बड़ था, इसलिए बहुमत नहीं आ पाया? देखिए, बहुमत आना ना आना ये लोकतांत्रिक की एक सामान्य व्यवस्था है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2.5 गुना अपने जनाधार में इजाफा किया, सीटें भी ज्यादा आई। हम सरकार बनाने से चूक गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जनाधार नहीं बढ़ा, हमारी विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी। हम बड़े पैमाने पर विधायकों की संख्या बढ़ाने में भी कामयाब हुए हैं, अपना जनाधार बढ़ाने में भी कामयाब हुए हैं, और साथ ही साथ यही रफ्तार हमारे जनाधार के बढ़ने की रहेगी तो आगे जो भी चुनाव आएगा, हम सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए साबित होंगे और उस समय चुनावी निर्णय हमारे पक्ष में जाएगा। अच्छा, इसलिए हम अब अगली तैयारी के लिए जुट रहे हैं। ठीक है, हम हार और जीत में अपना समय बहुत जाया नहीं करना चाहते। ठीक है, क्या भाजपा छोड़ना एक गलती थी? एक हाइपोथेटिकल सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को दोबारा से अगर बीजेपी बुलाएगी कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं, तो क्या रास्ते आपकी तरफ से खुले अगर ऑफर आया? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं राजनीति करता हूं, ये बच्चों का खेल नहीं है कि मिट्टी का घर बनाए और रात शाम को ही तो लात मार दिया, बिगाड़ दिया। मैं निर्णय लेता हूं तो बहुत सोच समझ के लेता हूं, आगे की राजनीति को ध्यान में रख के करता हूं, और विचारों पर मैं कभी समझौता नहीं करता हूं। अगर मैंने ताल ठोकी है तो ताल ठोकना वो जारी रहेगा, और हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मैं काम आगे भी करता हूं। भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? स्वाभाविक रूप से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक बार नहीं, अगर लाख बार कहलाओगे तो भाजपा हमारा इंटरेस्ट या हमारे वर्ग के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, जिसके आरक्षण पर डकैती डाली हो, जिनका आरक्षण भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप दिया गया हो, उस पर डकैती डालने वालों का साथ कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति नहीं दे सकता है। बेटी आपकी बीजेपी से लड़ेंगे कि समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे? वो कहां से लड़ेगी, इसका भी उत्तर बीजेपी बेटी देगी। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था, हर विधायक, हर सांसद इतना समझदार होता है कि अपना राजनीतिक फैसला वो स्वयं ले। राजनीतिक फैसले किसी के दबाव में कभी कराए नहीं जाते हैं। इसीलिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये खुद तय करेगा। लेकिन आपकी बिरादरी के एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव वो भी हार गए 7,000 वोटों से। नहीं, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। हमने ये कह दिया कि जो जीतता है वही हारता है। कोई साजिश तो नहीं हुई है केशव जी के जो खिलाफ? हारता है वही जीतता है। केशव जी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? इसका उत्तर तो आपको केशव प्रसाद मौर्य जी देंगे। लेकिन साजिश भी अगर कोई हो तो भी हम उस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हम जो जनादेश आया है उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद लखनऊ पहुंच चुके हैं। जनादेश को स्वीकार करते हुए बहुत दमदारी के साथ कह रहे हैं कि जो फैसला था उस पर अडिग हूं और कभी भी बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ विपिन चौबे,